Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. आज हम लोग अपने पहले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में जाएंगे जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर हम लोगों ने उसका कंपैरिजन किया था विद इकोनॉमिक ग्रोथ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में बेसिकली फ़र्क क्या है। और फिर हम लोगों ने क्या किया था कि जी देखा था कि जी हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जी ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारे पास कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग मैयर कैसे कर सकते हैं, दैट हाउ टू मैयर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस है ऑफ चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है हमारे पास। इसके सेवरल क्राइटेरियाज हैं टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नन ऑफ द क्राइटेरिया प्रोवाइड अ सैटिस्फैक्टरी एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू आंसर अबाउट द मेजरिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद आरजे लिप्सी जो है ही मेंटेन्स दैट देयर आर मेनी पॉसिबल measures of a country's degree of development, like income per head आपके पास हो गया, percentage of resources unexploited हो गया, capital per head हो गया, savings per head हो गया, और amount of social capital जो है वो हो गया आपके पास। Commonly used criteria of economic development are increase in national income, per capita real income, comparative concept है आपके पास, और standard of living and economic welfare of the community जो है ये आपके पास वो criteria हैं जो कि commonly use होते हैं। इसमें सबसे पहला आपके पास जो है वो है आपके पास GNP as a criterion of economic development। Now GNP क्या है? GNP के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जी एक वीडियो हम लोगों ने बनाई थी और उसका लिंक यहाँ पे मैं कार्ड में एंटर कर रहा हूँ, तो उसको आप यहाँ से एक्सेस कर लें तो आपको GNP और GDP में मेन फर्क नजर आ जाएगा। Now, gross national product जो है, it is an estimate of total value of all the final products and services turned out in a given period by the means of production owned by a country's residents। अगर पाकिस्तान के किसी शहरी की या पाकिस्तान की कोई पब्लिक एंटरप्राइज है किसी दूसरे शहर में, वो भी किसी दूसरे मुल्क में, वो भी यानी इंटरनेशनली कोई पाकिस्तानी कंपनी हो या डोमेस्टिकली कोई पाकिस्तानी कंपनी, उन सब से जो आपका ज़र मुबादला आता है या जितना भी आप कमाते हैं उससे, ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? GNP कहते हैं आपको। कि GNP इज कॉमनली कैलकुलेटेड बाय taking the sum of personal consumption expenditures, private and domestic investments, government expenditures, net exports, and any income earned by the residents from overseas investments। इसके अलावा आपके पास माइनस इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय द फॉरेन रेजिडेंट्स। इसमें से जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, एक तो ये है कि जो आप अपने मुल्क के अंदर जो कमा रहा है आपका शहरी या आपका मुल्क जो कमा रहा है, वो आपके मुल्क की टेरिटरी से बाहर जो आपके लोग कमा रहे हैं वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी की सूरत में भी हो सकते हैं, या पाकिस्तानियों का बाहर बिजनेस है वो, या पाकिस्तान का बाहर बिजनेस है, मतलब स्टेट एंटरप्राइज है, स्टेट ओन एंटरप्राइज अगर कोई बाहर है तो वो भी, ये सारे के सारे कहाँ पे आ जाते हैं? आपके GNP के उसमें आ जाते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि GNP के एम्बिट में जो ये आ जाते हैं। नाउ नेट एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स माइनस द इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स सर्विस। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ होती है कि जी ये जो पॉइंट है ना कि माइनस इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ द फॉरेन रेजिडेंट्स। अब आपके मुल्क के अंदर, अच्छा एक और बात, आपके मुल्क का जो GNP है, ठीक है जी, आपके मुल्क का जो GNP है वो दूसरे मुल्क के GNP से माइनस हो रहा होता है। ठीक है जी, कि जी आप कमा के अपने मुल्क के अंदर ला रहे हैं तो वो उसकी इकोनॉमी से निकलेगा और आपकी इकोनॉमी में एंटर होगा। तो इसलिए इसी तरीके से आपके मुल्क के अंदर अगर कोई फॉरेन बिजनेस है तो वो जब सारा का सारा यहाँ से निकाल के जो उनका हिस्सा बनता है जब वो अपने मुल्क लेके जाएंगे तो वो आपकी इकोनॉमी से माइनस होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये वही चीज़ बेसिकली बयान कर रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि GNP मेजर्स द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीज रेजिडेंट्स। ठीक है जी, any output produced by the foreign residents within the country's border must be excluded in the calculation of GNP, while any output produced by the country's residents outside its border must be counted। वही चीज जो मैंने आपको पहले बता दी, GNP does not include the intermediary goods and services to avoid double country। यानी कि ये finished goods के ऊपर जो है बात करेगा, intermediary goods जो होते हैं आपके पास
मीडिएटरी गुड्स जो होते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले भी इसके एग्जांपल दे चुका हूँ, तो अगेन मैं आपको रेफर करूंगा कि आप वही लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें आपको ये सारी सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगे। सो अगर कोई आप वॉशिंग मशीन बना रहे हैं और उसका टब जो है वो एक कंपनी बना रही है, उसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो दूसरी कंपनी बना रही है, उसकी मशीन जो है वो तीसरी कंपनी बना रही है, जो मोटर होती है उसकी वो तीसरी कंपनी बना रही है, उसकी जो प्लास्टिक की नॉब्स होती हैं वो कोई चौथी कंट्री बना रही है, तो क्या होगा कि जी वो इन सब को नहीं इंक्लूड करेंगे आपकी जीएनपी में, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इस मशीन, ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसको वो जो है क्या करेंगे, इसको उसमें इंक्लूड करेंगे। ये आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बात की है। अच्छा जी, पर कैपिटा इनकम आपके पास क्या होता है? अब ये पहला तो आपको बता दिया। अब पहले में आपके पास इसके उसमें भी होता है, इसके हम लोग कह सकते हैं कि इसके हक में भी आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, इसकी सपोर्ट में भी आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि इसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स इसके क्या हैं? मेरिट्स ये है कि ये इट इज अ यूजफुल फिगर फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज इकोनॉमी, ऑफ्टन यूज्ड टू रैंक कंट्रीज टू एस्टैब्लिश अ फेयर सिस्टम ऑफ एड पेमेंट। एक तो उसके लिए। दूसरा, गुड इंडिकेटर्स फॉर द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। तीसरा आपके पास इसका जो मेरिट है वो ये है कि इट इज फेयरली इजी टू कैलकुलेट फ्रॉम ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर्स जो है उससे। इसके जो आपके पास क्रिटिसिज्म होता है इसके ऊपर, ठीक है जी, वो ये कहते हैं कि जो आपका जो रियल नेशनल इनकम जो है वो प्राइस चेंजेस को जो है वो इग्नोर कर रहा होता है, ठीक है। अ शॉर्ट टर्म पीरियड राइज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग एन अप स्विंग ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल डजंट कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बल्कि आपके पास जो है क्या हो, एक सस्टेनेबल आपकी जब इनकम होती है तो वो किस चीज़ के एम्बेट में आती है, वो आ जाती है आपकी डेवलपमेंट में। अगर आप किसी शॉर्ट टर्म में या कोई ऐसी सिचुएशन है कि जो वार लाइक सिचुएशन है, जिसमें वार लाइक हो गई, या कोई ऐसा है कि या कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, तो वो आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है, वो एक टाइम के बाद आपका खत्म हो जाता है। GNP doesn't reveal or factor in the negative externalities such as pollution। अब जब आप अपना GNP बढ़ाते हैं तो उसमें जो है आप क्या करते हैं, आप फैक्ट्रीज लगाते हैं, आप ज़ाहिर इंडस्ट्री जब आप लगाएंगे तो इंडस्ट्री में जो है आपके पास जो पोल्यूशन आ रही होती है, आपकी नॉइज पोल्यूशन आ गई, आपकी सॉइल पोल्यूशन आ गई, आपके क्लाइमेट पे जो बुरा असर पड़ता है, आपके जो वाटर पोल्यूशन आती है, वो इन सब चीज़ों को जो है वो क्या कर लेता है, इग्नोर कर देता है, या इन चीज़ों के बारे में वो बात नहीं करता। जीएनपी टेल नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटीज इनकम। अब जीएनपी कभी भी आपको ये नहीं बताता कि जी सोसाइटी में जो इनकम है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, बल्कि उसका सिर्फ और सिर्फ जो मेजर उसका हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो गोल होता है वो ये होता है कि जी आपके मुल्क की इनकम कितनी बढ़ रही है, ठीक है जी। अब वो इनकम जाहिर है कुछ हाथों में जो है अकमुलेटेड होती है, वो सबके पास नहीं पहुंच रही होती, आपके मुल्क के जो इलीट्स होते हैं वो उनके पास जा रही होती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जीएनपी डजंट फैक्टर इन अदर फॉर्म ऑफ द मेजरमेंट सच एज इलीगल मार्केट्स आपके पास हो गई, तो ये आपकी कोई डेवलपमेंटल वर्क तो नहीं है, ठीक है जी। इलीगल मार्केट्स हो गई, इलीगल सर्विसेज हो गई, तो ये इस चीज़ पे को काउंट नहीं करता। दूसरा, इसके बाद आपके पास अगला जो है वो है आपके पास पर कैपिटा इनकम। नाउ पर कैपिटा इनकम इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड पर पर्सन इन द नेशन और जियोग्राफिक रीजन, ठीक है जी। इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द एवरेज पर पर्सन इनकम फॉर एन एरिया टू इवेल्युएट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद आपके पास क्या करेंगे, पर कैपिटा इनकम ऑफ अ नेशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की एनुअल इनकम है जो आपकी एनुअल नेशनल इनकम है, जिसमें आपका जीडीपी जिसमें आपका जीएनपी आ जाता है, मतलब जीडीपी भी और बाहर से जो आप कमा रहे हैं वो भी, वो सारा का सारा अगर है 500 बिलियन फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, वो 500 बिलियन है, ठीक है। और आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है आपके पास 24 करोड़, तो आप उसको उस पर डिवाइड करके अपना क्या निकाल सकते हैं, अपना जो आपका पर कैपिटा है वो आप निकाल सकते हैं, पर कैपिटा इनकम जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये पर कैपिटा इनकम है। अच्छा, पर कैपिटा इनकम के भी हमारे पास कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स की अगर बात की जाए तो रैशनल ऑफ यूजिंग जीडीपी पर कैपिटा एज अ प्रॉक्सी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग is not that it acts as the good indicator or an absolute standard of living in the country, but rather that the living standard often move with the per capita GDP, so that any change in living standard are detected readily through the changes in the GDP per capita. क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो पीसीआई या पर कैपिटा इनकम जो है इट फेल्स टू मेजर द चेंजेस इन आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस लेवल। उसके ऊपर वो ये बात नहीं करता। इसके अलावा ये मतलब इस मामले में फेल है। इसके अलावा इट डजंट शो वेदर एनी इंक्रीज इन इनकम गोज टू द रिच और द पुअर। अगेन वही पॉइंट है कि जी इसमें भी जो आपकी लोअर मिडिल क्लास जो है या लोअर इनकम क्लास है, लोअर मिडिल क्लास की बात नहीं करते, लोअर क्लास जो है वो पैसा क्या उनको जा रहा है, अमीर को जा रहा है, वो इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करता। वो पर कैपिटा इनकम मुल्क जितना कमा रहा है उसको वो डिवाइड कर देते हैं, वो कहते हैं जी ये हमारा पर कैपिटा इनकम है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि
मंथली अगर फॉर एग्जांपल वो $1500 है, तो $1500 का मतलब आजकल की दुनिया में ये है कि हर एक इंसान की, जो कि इवन के एक महीने का भी है और वो रजिस्टर्ड पाकिस्तानी है, तो वो उसकी इनकम 3 लाख रुपए पर मंथ से तो ज़्यादा ही होगी। तो फिर आप देखोगे अगर आप इस तरीके से रिसोर्स को डिवाइड कर देती हो, तो फिर तो हर एक बंदा अमीर है, लेकिन आपको वहाँ पे गरीब भी नजर आ रहा होता है, आपको वहाँ पे अनएम्प्लॉयड बंदा भी नजर आ रहा होता है, आपको वहाँ पे स्टंटेड बच्चे भी नजर आ रहे होते हैं। तो वो डेवलपमेंट तो ना हुई। डेवलपमेंट में ये भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटलिस्ट जो है वो इसके ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं, इसको इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजंस ऑफ रियल जीएनपी पर कैपिटा आर इनएक्यूरेट ड्यू टू द एक्सचेंज रेट कंसीडरेशन ऑफ डिफरेंट करेंसीज इनटू वन स्टैंडर्ड करेंसी जो है उसके ऊपर। पीसीआई फेल या per capita income जो है it fails to take into account the problems associated with the basic needs like nutrition। एग्जैक्ट मैं वही बात जो अभी आपको की है कि न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब कुछ जो है उसमें नहीं आ रहे होते आपके पास। उसके बाद आपके पास है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI जो है आपके पास। इट इज एन अटेम्प्ट टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। ठीक है जी। इट कंसीडर्स द वैल्यू ऑफ एवरेज। अच्छा, ये आपके पास जो है वो डेविड मॉरिस ने दी थी ये थ्योरी। ठीक है जी। और वो ये कहते हैं कि इट कंसीडर्स द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ 3 स्टैटिक्स, जिसमें आपके पास बेसिक लिटरेसी रेट आ जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाता है एट एज 1। इट ऑल इक्वली वेटेड ऑन 0 to 100 स्केल के ऊपर। ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है कि इट वाज डेवलप्ड बाय द ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल इन द मिड 1970s बाय मॉरिस डेविड मॉरिस। ये वाले हजरत जो है इनके ऊपर इन्होंने इसको डेवलप किया था। अब आपके पास आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन जो है किया जाता है, और वो है अच्छा, और वो है आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या जिसको हम लोग HDI कहते हैं ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपके पास 3 डायमेंशंस है। ठीक है जी। सबसे पहला जो है वो क्या है, वो आपके पास है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आपके पास, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है जी। उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। उसके बाद आपके पास दूसरा जो है वो एवरेज एजुकेशन है, ये जो एजुकेशन से रिलेटेड है आपके पास। वो तीसरा है कि जी आपके मुल्क में एजुकेशन कितनी है। और तीसरा आपके पास है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो है ना तीन आपके पास उनके हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशंस हैं। और इन 3 डायमेंशंस के फिर हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास इनके इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला है हेल्थ, ये इंडिकेटर है। उसका जो हेल्थ है इसका वो है हमारे पास डायमेंशन है, पहली डायमेंशन। उसका जो हमारे पास इंडिकेटर है वो ये वाला है पहला। ठीक है जी। कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो हो जाएगा। दूसरा आपके पास जो है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन में हमारे पास जो है ना वो है पहला हमारे पास उसमें है कि जी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है हमारे पास। आपके मुल्क में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है, एवरेज स्कूलिंग लोगों की कितनी है। दूसरा आपके पास जो बता रहा है कि जी एक्सपेक्टेड ईयर्स जो हैं आपके पास, कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफ स्कूलिंग, वो कितनी है। ठीक है जी। एक होता है जो मुल्क ने प्लान किया होता है, और एक होता है जो असल हकीकत होती है उनकी। ठीक है, वो आ जाता है। तीसरा आपके पास है जिसको हम लोग कह देते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स, और लिविंग स्टैंडर्ड में जो है आपके पास GNP पर कैपिटा जो है वो आ जाता है आपके पास। ठीक है, ये इसका हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका चौथा इंडिकेटर आ जाता है। 2 एजुकेशन के इंडिकेटर है, एक आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया इंडिकेटर, और एक आपके पास GNP पर कैपिटा आ गया। So HDI is a statistic development and compiled by the United Nations to measure and various countries levels of social and economic development जो है उसके ऊपर होता है। ठीक है जी। It is composed of 3 principal areas of interest, और उसमें सबसे पहला जो है हमारे पास वो क्या है, अगर उसको हम लोग देखें। ठीक है जी। वो है हमारे पास मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि एजुकेशन के साथ होगा। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ये वही आ गया हमारे पास कि जी जो हमारा एजुकेशन के साथ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका तीसरा आ गया, और चौथा जो इसका इंडिकेटर है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा हो गया हमारे पास। ठीक, या GNP पर कैपिटा हो गया। This index is a tool used to follow the changes in development levels over the time and compare the development levels of different countries. The computed HDI of a country is an average of indexes of each of the life expected that are examined. Knowledge and understanding, a long and healthy life, and an acceptable standard of living. The component is normalized to scale between 0 and 1 के ऊपर होता है हमारे पास। ठीक, अच्छा, अब आपके पास कैपेबिलिटी अप्रोच भी है। कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो क्या आती है आपके पास, कि द कैपेबिलिटी अप्रोच आल्सो रेफर्ड टू एज द कैपेबिलिटी अप्रोच एज द कैपेबिलिटीज अप्रोच इज एन इकोनॉमिक थ्योरी कंसीव्ड in 1980s as an alternative approach to the welfare economics जो है उससे। In this approach, Amartya Sen and Martha
Nussbaum brings together the range of ideas that were previously excluded from the traditional approaches to economic welfare. ठीक है जी, और उसमें आपके पास क्या है कि the core focus of the capability approach is on what individuals are able to do. ठीक है जी, जो अमर्त्य सेन है उसने आर्गू किया था फॉर 5 कंपोनेंट्स इन असेसिंग द कैपेबिलिटी, द इंपॉर्टेंस ऑफ रियल फ्रीडम इन असेसमेंट ऑफ पर्सनस एडवांटेजेस, individual differences in the ability to transform resources into valuable activities, the multivariate nature of activities giving rise to happiness, a balance of materialistic and non-materialistic factors in evaluating ह्यूमन वेलफेयर, इसके अलावा आपके पास कंसर्न फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद इन द सोसाइटी. सेन हैज हेल्प्ड टू मेक द कैपेबिलिटी अप्रोच प्रीडोमिनेंट एज अ पैराडाइम फॉर द पॉलिसी डिबेट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, वेयर इट inspired the creation of UN's Human Development Index. It became a popular measure of human development, capturing capabilities in health, education and income. अब इसी के अंदर हमारे पास आ जाता है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हम लोग GDI भी कहते हैं. ठीक है जी, GDI टुगेदर विद जेंडर एम्पावरमेंट मैयर, जिसको GEM कहते हैं, वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1995 इन दी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिटन बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर हुई थी आपके पास UNDP के अंदर. The aim of these measurements was to add a gender sensitive dimensions to the Human Development Index. The GDI is defined as the distribution sensitive measure that accounts for human development measure for existing gender gap in the 3 components of HDI. HDI and GDI as well as GEM, जिसको हम लोग कहते हैं gender empowerment measure, were created to rival the more traditional general income based measurement of development such as gross domestic product and GNP जो है उसके ऊपर. इक्वालिटी इंडेक्स. अब जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या है आपके पास? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है इसमें आपके पास बेसिकली जो चीज़ें हैं ना, एक तो आपके पास जो इसके बेसिकली हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं. ठीक है जी, अब वो 3 डायमेंशंस हमारे पास, पहला जो है वो है आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ है आपकी. ठीक है, दूसरा है आपके पास एम्पावरमेंट और तीसरा है आपके पास लेबर मार्केट. ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं. एक तो आपके पास आ जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी, दूसरा इसमें आ जाता है आपके पास एडोलसेंट फर्टिलिटी. इसी तरीके से आपका जो एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट में आपके पास कि आपकी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन जिसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है विमेन की. इसी तरीके से आपके पास एजुकेशनल अटेनमेंट सेकेंडरी लेवल एंड अबव जो है आपके पास. ठीक है जी, एजुकेशन अटेनमेंट जो है आपकी सेकेंडरी एंड अबव वो है आपके पास. लेबर मार्केट में होता है कि जी ये जो इसका हमारे पास इंडिकेटर है वो है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आप कितनी कर रहे हैं. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आपकी कितनी है, कि जी आपकी इकोनॉमी में औरतें कितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये इसका 5वां इंडिकेटर है. सो आपके पास GII, ठीक है जी, उसमें आपके पास मैटरनल मोर्टेलिटी देखी जाएगी, पहला इंडिकेटर. जिन मुआशरों में जिन उसमें आपके पास जो है जिन ममालिक में आपके पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है जिन उसमें ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नीचे की तरफ आएंगे. इसी तरीके से एडोलसेंट फर्टिलिटी जो है वो भी जहाँ पे जो है वो हो गया उसके ऊपर देखा जाएगा. एम्पावरमेंट में अगर आप औरतों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ऑब्वियस सी बात है आप नीचे आएंगे. इस तरीके से आपकी औरतें कितनी पढ़ी लिखी हैं यह आपका चौथा इंडिकेटर है. और आपकी जो इकोनॉमी है उसमें विमेन का क्या रोल है, क्या वो लेबर फोर्स का हिस्सा हैं या वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है. अगेन मैं इस चीज़ को एक दफ़ा फिर दोहरा दूं कि लेबर फोर्स का मतलब ये नहीं है कि जी आपकी औरतों ने जो है वो हथौड़ियाँ उठाई हुई हों, लगी हुई हों, हार्ड वर्क कर रही हों. नहीं, लेबर फोर्स का मतलब है इकोनॉमी में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं और वो हर एक सेक्टर में उनका वो होगा. अगर वो एजुकेट कर रही हैं आपके बच्चों को तो वो भी आपकी इकोनॉमी में जा रहा है. अगर वो डॉक्टर्स हैं तो भी वो आपकी इकोनॉमी का हिस्सा है. अगर वो इंजीनियर्स हैं तो भी वो आपकी इकोनॉमी का हिस्सा है. सेम इज द केस विद अगर वो CEOs हैं या COOs हैं या मैनेजरियल पोस्ट्स पर हैं या एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स पर हैं तो ये सारे के सारे आपके लेबर में आएंगे कि कितना उनका कंट्रीब्यूशन है इन योर इकोनॉमी. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज.